हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का हिस्ट्री सब्जेक्ट। और हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर हम सबसे पहला जो अपना पहला अध्याय है, अध्याय फर्स्ट, भारत का वैभवपूर्ण अतीत, यानी अतीत के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, उसके बारे में हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा सब्जेक्ट इतिहास। यानी इतिहास सब्जेक्ट का मतलब होता है क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना, यानी कि जो पुराने जो समय के अंदर जो भी घटनाएं घटित हो गई है उन घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से हम इतिहास सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हैं। और इतिहास का जो पिता है, यानी इतिहास का पिता जो हेरोडोटस को कहा जाता है, और हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया। और इस हिस्टोरिया पुस्तक के नाम से ही हमारा जो विषय बना हिस्ट्री, यानी कि इतिहास सब्जेक्ट बना है। और हम देखेंगे इतिहास के अध्ययन के लिए हम उसके अलग अलग काल को भी हमें जानकारी होनी जरूरी है, यानी कि इतिहास सब्जेक्ट के लिए अलग अलग काल थे। उस काल के अंदर हम देखते हैं कि अध्ययन के आधार पर, यानी कि अध्ययन के आधार पर हम इतिहास को किस प्रकार से बांट सकते हैं या हटा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे अध्ययन के अनुसार के अंदर सबसे पहला जो है हमारा है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि जिस काल के अंदर हमें कोई भी लिखित साक्ष्य, यानी किसी प्रकार का लिखा हुआ हमें कहीं पर नहीं मिलता है, वो प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। और प्राग ऐतिहासिक काल का अच्छा उदाहरण है हमारा एक पाषाण काल। यानी पाषाण काल के अंदर जब वो पत्थरों को कुरेद कर बनाए जाते थे उसके अंदर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता था। सेकंड हम अध्ययन के आधार पर देखेंगे वो है हमारा आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल का मतलब ये था कि इस आग ऐतिहासिक काल के अंदर लिखित साक्ष्य उपलब्ध थे, यानी लिखित साक्ष्य थे लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सकता था। यानी कि उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं हमारा ही एक सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हम देखते हैं कि उनके लिखित प्रमाण भी मिलते हैं, कुछ उनके अभिलेख मिलते हैं, कुछ उनकी घटनाओं को चित्र के द्वारा समझाया जाता है। लेकिन उसके अंदर हम ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो भी लिपि है वो आज तक है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। और ये है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जो है उसके अंदर जो लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं, उनको पढ़ा भी जा सकता है, जो आज तक भी चल रहे हैं। जैसे हम इसके लिखित साक्ष्य के अंदर जैसे हम अभिलेख देखते हैं, अभिलेख के ऊपर हम देखते हैं कि उसकी तारीख लिखी होती है, किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था। जैसे बहुत से स्मारक वगैरह बनाए जाते थे, उन स्मारकों के अंदर ये बताया गया था कि ये स्मारक क्यों बनाया गया था। और आगे हम देखते हैं इतिहास के काल हो गए प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। और ये प्राचीन काल, मध्यकाल, जो आधुनिक काल है, इन कालों की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होगी वो हम देखेंगे इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंदर। तो सबसे पहले इतिहास की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं उन स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है साहित्यिक, यानी साहित्य का मतलब होगा जो लिखित रूप में हमें प्रमाण मिलते हैं या लिखित रूप में जिसको पढ़ा जाता है उसको हम कहेंगे साहित्यिक। सेकंड है पुरातात्विक, यानी कि पुरातात्विक का मतलब होता है जो खुदाई के द्वारा जो सिक्के मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, वो हो जाएंगे पुरानी, यानी जो पुरानी वस्तु होगी जिससे हम अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो हो जाएंगे हमारे पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत के अंदर सबसे पहले जो आता है वो आता है वेद। तो वेद जैसे हमें वेद है टोटल चारों में सबसे पहले ऋग्वेद, सेकंड सामवेद, थर्ड नंबर पर यजुर्वेद और फोर्थ नंबर पर अथर्ववेद। यानी कि जो ये चार वेद थे इन वेदों के अंदर हमें अलग अलग जानकारी प्राप्त होती है। जैसे ऋग्वेद के अंदर हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जो पुराने ये प्राचीन काल के अंदर जो भी व्यक्ति थे या जो लोग थे देवताओं की स्तुति, देवताओं की आराधना किस प्रकार से करते थे, ये जानकारी जो हमें मिलती है ऋग्वेद के अंदर मिलती है। सेकंड है सामवेद। सामवेद के अंदर हमें शिक्षा, यानी कि ये शिक्षा मिलती है कि संगीत की शिक्षा, यानी कि उस समय संगीत कैसा था, संगीत के बारे में जानकारी जो मिलती है वो हमें मिलती है सामवेद के अंदर। थर्ड नंबर पर है यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद के अंदर यज्ञ से संबंधित, यानी कि यज्ञ से समय किस प्रकार से यज्ञ किया जाना, कौन कौन सी यज्ञ होंगे, इस प्रकार की जो भी हमें जानकारी मिलती है वो यजुर्वेद के अंदर मिलती है। फोर्थ नंबर पर है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर जादू टोना,
चिकित्सा संबंधी जो भी जानकारी मिलती है वो अथर्ववेद के अंदर मिलती है। सेकंड साहित्यों के अंदर आते हैं महाकाव्य। महाकाव्य दो जाने जाते हैं। पहला जो महाकाव्य है वो हमारा है रामायण, दूसरा महाभारत। यानी कि महाभारत और रामायण के अंदर हमें पुराने प्राचीन कालों के बारे में जानकारी मिलते हैं, और पुराणों के अंदर भी हमें उनकी जीवनियों के बारे में, जो पुराने प्राचीन हमारी संस्कृति उसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे पुराण विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण इत्यादि। और विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि विदेशी यात्री जो भारत आए थे और उन्होंने अपनी अलग अलग पुस्तकें लिखी थी, उन पुस्तकों के द्वारा भी हमें क्या है एक जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से राजा महाराजा अपने साम्राज्य के अंदर साम्राज्य का विस्तार करते थे, और किस प्रकार से अपने प्रजा का सहयोग करते थे, और किस प्रकार से अपने प्रजा के ऊपर कर लगाते थे, किस प्रकार से प्रजा की रक्षा करते थे। जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण के अंदर एक नाम आता है जिसका नाम है मेगास्थनीज। यानी कि मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस का राजू था, जो आया था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेल्यूकस का जो राजू था मेगास्थनीज, वो भारत आता है, और भारत आने के बाद में वो भारत का एक विवरण लिखता है अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था इंडिका। यानी इंडिका के अंदर जब सेल्यूकस के समय जो मेगास्थनीज भारत आता है, और चंद्रगुप्त के समय की, यानी चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य है उस साम्राज्य की जानकारी के रूप में वो एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम होता है इंडिका। यानी कि इस इंडिका पुस्तक के द्वारा हमें हमारे जो प्राचीन इतिहास है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय का इतिहास, उसकी जानकारी हमें मिलती है। जैसे एक यात्री और था जिसका नाम था फाहियान। फाहियान भी भारत आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एक यात्री और था हेवेनसांग, जो सम्राट हर्ष के समय भारत आता है, और उसके हेवेनसांग ने हर्ष की जो साम्राज्य की जानकारी होती है, हर्ष के द्वारा जो भी सभा वगैरह, जैसे हर्ष के समय एक सभा है जो महत्वपूर्ण है, उसका नाम है प्रयाग सभा। इस प्रयाग सभा के बारे में, हर्ष की साम्राज्य की जानकारी के बारे में पूरा अभिलेख के द्वारा बताता है। फिर है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है पुराने जो अतीत के अंदर घटनाएं घटित हो गई, यहाँ सिक्के वगैरह अभिलेख जगह अपनी संस्कृति के कारण क्या है जमीन में चले गए, और उसको उत्खनन के द्वारा जब वापस प्राप्त किया जाता है, और उन प्राप्त करने के बाद में जब उनके ऊपर से हम तिथि वगैरह, उस अभिलेख किसने बनवाया था और उसकी जानकारी के, यानी कि किस विजय के, जैसे कई बार जो अभिलेख वगैरह बनाए जाते थे या स्मारक वगैरह बनाए जाते थे किसी विजय के उपलक्ष्य में, जैसे हमारा विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जैसे मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाया था, इसी प्रकार के अभिलेख स्तंभ वगैरह मिलते। तो सबसे पहला जो पुरातात्विक स्रोत के अंदर आता है वो है अभिलेख। सेकंड जो आता है सिक्के, यानी सिक्कों के द्वारा भी ये पता चलता है कि ये जो सिक्के बनाए गए किस राजा के समय, और सेकंड इसके अंदर ये मिलता है कि उसके ऊपर सिक्कों के ऊपर तिथि दे रखी होती है, तिथि से हमें ये पता चलता है कि जो राजा था वो किस समय था। सेकंड ये पता चलता है सिक्कों के ऊपर एक चीज़ और मिलती है कि सिक्कों के उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे जो सोने चांदी के सिक्के मिलेंगे उससे पता चलेगा कि जो सिक्के बनाने वाला उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। लोहे या तांबे के जो सिक्के मिलते हैं उससे पता चलेगा उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। फिर है स्मारक के अंदर भी क्या होता है, जैसे विजय स्तंभ बनाया गया था महाराणा कुंभा के टाइम में, वो उसने बनाया था मालवा विजय के उपलक्ष्य में स्मारक का निर्माण कराया था, जिसको विजय स्मारक भी या विजय स्तंभ भी कहा जाता है। और उसके ऊपर भी अलग अलग तरह से उसने बताया किस कारण बनाया, कब बनाया, यानी तिथि युक्त है। सेकंड लास्ट के अंदर जो आता है हमारा शैल चित्रकला। शैल चित्रकला का मतलब होता है पुराने समय के अंदर लोग क्या करते थे, दीवारों के ऊपर अलग अलग तरह के चित्रकारी करके अपने जो भी भाव है उसको प्रकट करते थे। थैंक यू।